Students, I am Chetan Bhatnagar and I welcome you on our YouTube channel Dr. DPSBM IC Billari. So dear students, today in this video we are going to study second lesson of class 11th in supplement reader and the title is The Address and the writer is Marga Minko. प्यारे बच्चों, मार्गा मिनको इज़ अ डच राइटर। जो मार्गा मिनको थी वो एक डच राइटर थी एंड दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। प्यारे बच्चों, ये जो ऐसे है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। इसमें राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो Who are the main characters in this story? इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन हैं, सबसे पहले आइए उसको हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेन 4 कैरेक्टर्स। यहाँ पर 4 मुख्य कैरेक्टर्स हैं। इसमें पहले हैं हमारे द नरेटर। खुद नरेटर हैं सबसे पहले, जिनका नाम है मार्गा मिनको। मार्गा मिनको, ठीक है। सेकेंड इज मिसेज एस। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो मिसेज एस है। और मिसेज एस कौन है? ये है मदर ऑफ द राइटर। मदर ऑफ द राइटर, ये राइटर की मदर है। एंड थर्ड इज मिसेज डॉर्लिंग। थर्ड इज मिसेज डॉर्लिंग। मिसेज डॉर्लिंग कौन है? मिसेज डॉर्लिंग इज एन एक्वेंटेंस ऑफ मिसेज एस। मिसेज डॉर्लिंग है ये मिसेज एस की एक जान पहचान की लेडी है, ठीक है। एंड द फोर्थ इज डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग। Daughter of Mrs. Darling. So there are main 4 characters in this story. इस कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नरेटर। नरेटर हैं मार्गा मिनको। सेकेंड इज मिसेज एस, जो कि राइटर की मदर हैं। एंड थर्ड इज मिसेज डॉर्लिंग, जो कि मिसेज एस की एक्वेंटेंस हैं, उनके जान पहचान वाली लेडी हैं। एंड फोर्थ इज डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग। और जो फोर्थ मेन कैरेक्टर हैं वो है मिसेज डॉर्लिंग की बेटी। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। सबसे पहले जान लेते हैं इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं, दिस स्टोरी इज सेट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस कहानी की जो स्टोरी है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी है। एंड द राइटर लिव्ड इन हॉलैंड विद हिज फैमिली। जो राइटर हैं वो अपने फैमिली के साथ हॉलैंड में रहती थी। एंड इन हॉलैंड देयर वॉज अ ग्रेट टॉर्चर ऑफ हिटलर। और हॉलैंड में हिटलर का टॉर्चर था, वहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता था। इसीलिए जो हमारे राइटर हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो ये सोचते थे कि उनको किसी भी टाइम हॉलैंड को छोड़कर जाना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए मिसेज डॉर्लिंग, हु इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ मिसेज एस। मिसेज डॉर्लिंग जो कि मिसेज एस की एक जान पहचान की लेडी हैं, वो मिसेज एस के पास आती हैं और उनको सजेस्ट करती हैं कि वो मिसेज डॉर्लिंग को अपना वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स दे दें, अपना वैल्यूएबल सामान दे दें, जिससे कि मिसेज डॉर्लिंग उनके सामान को सुरक्षित अपने घर पर रख सकें। क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहती थी जहां पर कोई डेंजर नहीं था। इसीलिए अपनी बिलोंगिंग्स को या अपने सामान की सेफ्टी के लिए मिसेज डॉर्लिंग को अपना सामान ले जाने के लिए अनुमति दे देती हैं। और मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस के घर से उनका जो भी वैल्यूएबल सामान था, जैसे चांदी के बर्तन,
ठीक है। क्रॉकरी का सामान, कैंडल स्टैंड, ये सारे कीमती सामानों को सूटकेस में भर के, बैग में भर के अपने घर ले जाती थी, ठीक है। जब हॉलैंड की जो सिचुएशन थी जब नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई, तो मिसेज एस ने अपनी बेटी से कहा था, उनको एक एड्रेस बताया था और उस एड्रेस का नाम था मार्कोनी स्ट्रीट एंड हाउस नंबर 46। मिसेज एस ने अपनी बेटी यानी कि राइटर को यह एड्रेस बताया था और बताया था कि मिसेज डॉर्लिंग इस एड्रेस पर रहती हैं और मेरे बाद या सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आप मिसेज डॉर्लिंग से मिलें और उनसे अपना जो सामान है, जो क्रॉकरी का सामान है या जो सिल्वर का सामान है, चांदी का सामान है, वो उनसे वापस ले लें, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है, मिसेज एस की डेथ हो जाती है, यानी राइटर की जो मदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब तक यह वॉर नॉर्मल होता है तब तक राइटर की मदर की डेथ हो चुकी है। अब राइटर यानी कि जो नरेटर हैं इस कहानी को जो सुनाने वाली हैं वो अब एक रेंट के हाउस में रहती थी, एक किराए के मकान पर रहती थी। तभी उनको अपनी माँ की याद आती है और अपने माँ के द्वारा बताए गए उस एड्रेस की भी याद आती है जहाँ से उन्हें अपने मदर के वैल्यूएबल सामान को लाना है, ठीक है। इसीलिए उस एड्रेस पर पहुंचती हैं कौन, राइटर। उस एड्रेस का नाम है मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। अब नरेटर इस एड्रेस पर पहुंचती हैं और जैसे वो उस एड्रेस पर पहुंचती हैं उनकी जो मीटिंग होती है वो होती है मिसेस डॉर्लिंग से। नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से जाकर कहती हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझको जानती हैं। बट मिसेस डॉर्लिंग रिप्लाइज इन नेगेटिव, लेकिन वो ना में उत्तर देती हैं एंड शी सेज दैट शी डजंट नो हर, वो बताती कि वह उसको नहीं जानती। फिर जो राइटर हैं वो अपना इंट्रोड्यूस देती हैं, अपना परिचय कराती हैं कि आई एम मिसेज एस डॉटर, कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ, क्या आप मुझको पहचानती हैं। लेकिन ये सुनकर के भी मिसेज डॉर्लिंग कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने गेट पर खड़ी रहती है, अपने डोर पर खड़ी रहती हैं और इस टाइप से खड़ी होती हैं कि वो अपने दरवाजे को बंद कर लेती हैं, मतलब राइटर को अंदर आने नहीं देती। लेकिन जब राइटर की निगाह मिसेस डॉर्लिंग के ग्रीन कार्डिगन पर पड़ती है, जब राइटर मिसेस डॉर्लिंग के ग्रीन कार्डिगन को देखती हैं जिसको वो पहने हुए हैं, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, वो पहचान लेती हैं कि ये जो कार्डिगन मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ है ये उनके मदर का ही है। तो पहले तो राइटर को लगा था कि वह शायद किसी रॉन्ग एड्रेस पर आई हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने मदर के ग्रीन कार्डिगन को देखा तो उनको श्योर हो जाता है, उनको यकीन हो जाता है कि वो एब्सोल्युटली एड्रेस पर हैं, एकदम सही पते पर आई हैं। तभी राइटर मिसेस डॉर्लिंग से कहती हैं कि मैं एक स्पेशल ट्रेन से आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। तब मिसेस डॉर्लिंग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ मैं आपको जानती हूँ और आप सही एड्रेस पर हो। तब राइटर मिसेस डॉर्लिंग से कुछ समय बात करना चाहती हैं, उनका कुछ टाइम लेना चाहती हैं, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उनसे उस समय बात करने के लिए मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि अभी मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ, अर्थात अभी मैं तुमसे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, आप मुझे किसी और दिन आकर के मिलें। इस प्रकार से मिसेस डॉर्लिंग बिहेव्स रूडली विद द राइटर। तो जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो राइटर के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करती हैं, तो रूडली व्यवहार करती हैं और राइटर को वहाँ से वापस लौटकर जाना पड़ता है। जब राइटर वापस स्टेशन की ओर जाती हैं तो वो सारी बातों को रिमाइंड करती हैं, सोचती हैं, रिमेंबर करती हैं कि किस प्रकार से मिसेस डॉर्लिंग उनके घर जाती थी और किस प्रकार से बड़ी प्यारी प्यारी बातों में उनकी माँ से बातें करती थी और उनके कीमती सामान को अपने घर लेकर आया करती थी। लेकिन आज
मिसेस डार्लिंग ने राइटर के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया। इसीलिए राइटर सोचते हैं कि ये लोग हैं ये कितने सेल्फिश हैं। आज जब मैं अपने माँ के मेमोरीज़ को देखने आई हूँ, उनकी स्मृतियों को देखने आई हूँ, उनके सामान को देखने आई हूँ, तो मिसेस डार्लिंग ने मेरे साथ कितना र्यूडली बिहेव किया है। वो ये सारी बातें सोचती हैं और जाकर के स्टेशन पर बैठ जाती हैं। लेकिन राइटर का मन अभी नहीं माना। वो चाहती हैं कि मैं अपनी माँ की उन चीज़ों को देखूं, उनको छूं, उनको फील करूं। और फिर से एक बार फिर वो उसी एड्रेस पर जाती हैं। किस एड्रेस पर? एड्रेस नंबर स्ट्रीट नंबर मार्कोनी स्ट्रीट एंड हाउस नंबर 46। वो फिर से उसी एड्रेस पर जाती हैं एक बार फिर। बट दिस टाइम द नरेटर मीट्स अ गर्ल ऑफ 15 years old। इस बार जो राइटर की मुलाकात होती है वो 15 साल की एक लड़की से होती है, एंड हु इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस डार्लिंग, जो कि मिसेस डार्लिंग की बेटी है। अब वो लड़की राइटर से पूछती है हु आर यू। वो बताती है कि आई हैव कम टू मीट योर मदर, कि मैं आपसे आपकी माँ से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बट वो लड़की कहती है कि मदर अभी इस टाइम घर पर नहीं है। तो राइटर कहती है कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूँगी। लेकिन जो लड़की है, जो डॉटर है मिसेस डार्लिंग की, वो राइटर को अंदर घर में ले जाती है और वहाँ जाकर उनको सीट भी प्रोवाइड कराती है, वहाँ बैठने को जगह देती है। तब राइटर घर के चारों ओर देखती हैं, रूम को देखती हैं, और उनकी जो निगाह है वो कटलरी पर पड़ती है। कटलरी का मीनिंग होता है जैसे चाकू, कांटे, फोर्क, चम्मच आदि इन सामानों को देखती हैं। और वो सब चांदी के सामान थे जो कि एक टेबल पर बिखरे हुए पड़े थे। राइटर उनको देखकर तुरंत पहचान लेती हैं कि ये जितना भी सामान है चांदी का वो उनका ही है। उसके बाद लड़की राइटर को चाय देती है, और चाय भी वो जिन बर्तनों में लेकर आती है, क्रोकरी के सामानों में लेकर आती है, राइटर उसको भी पहचान लेती हैं कि ये जितना भी क्रोकरी का सामान है ये भी हमारा ही है। और बेटी से कहती हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। तो वो लड़की बताती है ऐसे कीमती सामान हमारे पास और भी है, और हम तो इनमें खाना भी खाते हैं। तो जो राइटर हैं वो देखती हैं कि उनके जो कीमती सामान था, उस कीमती सामान को मिसेस डार्लिंग ने बहुत ही बुरी तरह से बिल्कुल डिसऑर्डरली इधर उधर डाल रखा था। उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस उनकी नज़रों में नहीं थी। लेकिन जो राइटर है वो सामान को देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो सामान को बहुत ठीक प्रकार से रखती थी। उस सामान के साथ उसके माँ की यादें जुड़ी हुई थी, और उनको देख करके वह बहुत ही दुखी होती है। उसके बाद राइटर की निगाह एक कैंडल स्टैंड पर पड़ती है, जो कि सामान्य कैंडल स्टैंड से अधिक भारी था। वो उसको भी देखकर पहचान जाती हैं कि ये कैंडल स्टैंड भी उनका ही है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद राइटर को बहुत ही दुख होता है। उन्हें अपनी माँ की याद आती है कि किस प्रकार से उनकी माँ इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे सामानों को कितनी अच्छी तरह से रखती थी, ठीक है, और कितना इनसे प्रेम करती थी। लेकिन जब वो इस प्रकार से डिसऑर्डरली सारे सामानों को देखती हैं तो राइटर को बहुत ही दुख होता है। और लास्ट टाइम में राइटर डिसाइड करती हैं कि वो उस सामान को वहाँ से लेकर के नहीं जाएंगी, क्योंकि अब उन सामान का कोई महत्व नहीं बचा था, बिकॉज हर मदर हैज ऑलरेडी डाइड, क्योंकि उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस फॉर हर, और ये जितने भी कीमती सामान थे उनके लिए बेकार हो चुके थे, वो अपना महत्व खो चुके थे। सो इन द एंड द राइटर डिसाइड्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस, और आखिर में राइटर उस एड्रेस को भूल जाना चाहती हैं जो एड्रेस उनकी माँ की उन्हें याद दिलाता है, उस सामान की याद दिलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इस वार में लोगों ने बहुत कुछ खोया, जैसे कि राइटर ने अपनी माँ को भी खोया, अपनी कीमती सामानों को भी खोया, और आखिरकार वो ये निर्णय ले लेती हैं कि उन्हें इस एड्रेस को भूल जाना ही चाहिए, जिससे कि उन्हें अपनी माँ की
जो यादें हैं उनका दुख का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, यहीं ये स्टोरी एंड होती है। लास्ट में जो राइटर है वो सारा सामान छोड़ करके चली जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।